हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, COP29 की बैठक का समापन हो चुका है। COP29 के बारे में शायद आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, खूब आजकल चर्चा में रहा है। ये COP29 का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29, यानी कि 29वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो अजरबैजान, उसकी राजधानी बाकू में इसका आयोजन किया गया था और खूब हो हल्ला भी मचा, खूब इसको लेकर के वाद विवाद की स्थितियां भी सामने आई। अलग अलग मुद्दे को लेकर के विकसित देश, विकासशील देशों के बीच में तनातनी की स्थिति भी देखी गई और इन सभी गतिविधियों के बीच में अब जाकर के जो जलवायु वित्तीयन को लेकर के एक सहमति है उसे दे दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सहमति को लेकर के भारत सहित कई सारे देशों ने अपनी नाराजगी जताई है। इन्होंने सीधे सीधे इस सहमति को लेकर के ये कहा है कि आपने जितनी राशि देने का वादा किया है वह बहुत ही कम है। इतनी राशि में तो जो हमारा एक उद्देश्य था कि हम और बेहतर तरीके से कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से हम जलवायु परिवर्तन से जूझने के मद्देनज़र हम इसका सदुपयोग करेंगे, बड़े पैमाने पर हम इस जलवायु वित्तीयन का इस्तेमाल करेंगे, वो तो धरा का धरा ही रह जाएगा। कारण इसका क्या है? क्यों भारत और विकासशील देशों के द्वारा या फिर अल्प विकसित देशों के द्वारा ये बातें कही जा रही हैं? क्यों भारत के द्वारा आज इस जलवायु वित्तीयन को लेकर के सबसे बड़ा विरोध जताया गया है और बाकी कई सारे देशों के द्वारा भारत का समर्थन भी किया गया है? आखिर क्या जलवायु वित्तीयन से संबंधित परिप्रेक्ष्य है, क्या इससे संबंधित मकसद है? इसके बारे में आज की चर्चा में हम लोग विस्तार से समझेंगे। सामने मैंने दो महत्वपूर्ण खबरों को मेंशन किया हुआ है, जहां पहली खबर के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे कि भारत के द्वारा इस कंटेक्स्ट में जो बातें कही गई हैं सीधे सीधे ये बता रहा है कि जो जलवायु वित्तीयन की बात कही गई है, जितनी राशि देने की बात कही गई है विकसित देशों के द्वारा, वह एक प्रकार का ऑप्टिकल इल्यूजन है, दृष्टि भ्रम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी कि यह एक प्रकार का केवल और केवल एक दिखावा है। वहीं दूसरी तरफ जो विकासशील देश हैं, इनके द्वारा स्पष्ट तौर पर जो जलवायु वित्तीयन को लेकर के जिस राशि की बात कही गई है 300 बिलियन डॉलर, इसी के संदर्भ में जो दूसरी खबर है इसमें मेंशन किया जा रहा है कि विकासशील देशों ने इस 300 बिलियन डॉलर को बहुत ही कम कहा कि भाई इतना से कैसे काम चलेगा, है ना। और इसी कंटेक्स्ट में आज की चर्चा में दोस्तों हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला कहता क्या है, किस तरीके से आपको इस विषय को समझने की जरूरत है। सामने आप एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें जो ग्लोबल साउथ है, यानी वैश्विक दक्षिण के जो प्रतिनिधि हैं, जो उसके पैरोकार हैं, समर्थक हैं, उनके द्वारा डिमांड की जा रही है लगातार लंबे समय से कि हमें और बेहतर से बेहतर सुविधा दीजिए जलवायु वित्तीयन के माध्यम से, और हमें धनराशि दीजिए ताकि हम जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौती का सामना कर सके, हम इससे निपटने की ओर आगे कदम उठा सकें। तो ये सभी जो पक्ष हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली जो खबर है इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि 300 बिलियन डॉलर के जलवायु वित्तीयन को मंजूरी दी गई है। ये विकसित देशों के द्वारा कहा गया है कि भैया हम आपको 300 बिलियन डॉलर देंगे। गेटिंग इट? अच्छा, अब यहां पर सवाल यह उठता है कि आखिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? देखो, यहां पर ध्यान रखना कि जब विकसित देशों के द्वारा कहा गया कि देखिए हम आपको 2035 तक प्रति वर्ष के हिसाब से 300 बिलियन डॉलर देंगे, तो फिर कई सारे देशों ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये जो आप राशि दे रहे हैं ये तो इतना अधिक कम है कि इससे हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है ना। और यह कहा गया कि कम से कम 500 बिलियन डॉलर की राशि देनी चाहिए थी विकसित देशों को, 500 बिलियन डॉलर। और भारत सहित कई सारे देशों के द्वारा तो यहां तक कहा गया कि भाई हमें 1.3 ट्रिलियन डॉलर की राशि आप देते, तब जाकर के हम इस चुनौती से निपटने में बेहतर से बेहतर प्रयास कर पाते। आइए बात समझ में, 1.3 ट्रिलियन डॉलर की अपेक्षा इन देशों के द्वारा की गई और इसमें जो भी देश शामिल हैं जैसे कि भारत,
खुद वैश्विक दक्षिण का अगुवा माना जाता है, इसने ये बातें कही कि भाई हम इस पूरे जलवायु वित्तीयन की जो राशि है इसको हम नामंजूर करते हैं। यह बिल्कुल गलत है, ऐसा एकदम नहीं किया जाना चाहिए था। भारत ने तो नाराजगी इस बात पर भी जताई है कि भारत को बोलने तक नहीं दिया गया, भारत को अपना पक्ष तक नहीं रखने दिया गया इस सम्मेलन के दौरान में, जब इस जलवायु वित्त पर सहमति जताई जा रही थी। तो गेटिंग इट और नॉट, तो ये बातें यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं दोस्तों। इसके अलावा जो एसोसिएशन ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स है, AOSIS, उसके द्वारा भी विरोध जताया गया है ना। इस एसोसिएशन ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के अंतर्गत दोस्तों कई सारे छोटे छोटे द्वीप पूरे दुनिया भर में जहां भी ये द्वीप स्थित हैं उनके द्वारा भी आपत्ति जताई गई है। इसके अलावा जो लाइक माइंडेड है ना, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, LMDC इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि एक जैसा विचार, एक जैसी सोच रखने वाले जो विकासशील देश हैं, जिसमें भारत खुद शामिल है, इंडोनेशिया जैसे देश शामिल है, अर्मेनिया जैसे देश शामिल हैं, इन सभी के द्वारा ये बातें कही गई हैं कि जो जलवायु वित्तीयन की राशि तय की गई है वह बिल्कुल सही नहीं है, वो हमारे अनुकूल एकदम नहीं है, हमें इससे कुछ भी सहायता नहीं मिल सकती है। गेटिंग इट, और यह एक तरीके से हमारा अपमान है। ये बातें इन सभी के द्वारा कही गई है। आ रही है बात समझ में। इसके अलावा जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, LDCs है ना, सभी का मैं शॉर्ट फॉर्म यहां पर लिख रहा हूं। LDCs का मतलब हुआ लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि अल्प विकसित देश, इनके द्वारा भी विरोध किया गया है और इनके द्वारा यह कहा गया है कि आपने हमसे तो मशविरा ही नहीं किया, हमें जो जरूरत थी, हमें जितनी जरूरत थी वो आपने हमसे पूछा भी नहीं, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा। हाँ भाई, आप चाह रहे हैं, विकसित देश चाह रहे हैं कि हम विकासशील देशों को सहायता करें, वित्तीय सहायता करें, ताकि जलवायु परिवर्तन से जो वो जूझ रहे हैं उस समस्या से उनको हम बाहर निकालने में उनकी मदद करें। तो आप हमारी डिमांड को भी तो सुनिए। ऐसे कैसे काम चलेगा कि आप हमसे बिना मशविरा किए ही और जो आपके मन में आया, जितना आपके मन में आया वो आपने दे दिया। गेटिंग इट और नॉट, तो यहां पर इन सभी के द्वारा ये विरोध किया गया है। लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, भारत सहित और भी जो कई सारे देश हैं, AOSIS यानी कि एसोसिएशन ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें पनामा जैसे देश शामिल हैं, है ना, जो सिंगापुर जैसा देश है वो शामिल है, कई सारे बेलीज, सूरीनाम, गुयाना जैसे देश शामिल हैं। इन सभी के द्वारा, पनामा जैसे देश शामिल हैं, है ना, इन सभी के द्वारा विरोध किया गया है। आपको पता है पनामा जैसा देश विश्व में पहला ऐसा देश है जिसने क्लाइमेट चेंज के कारण, जिसने जलवायु परिवर्तन जैसी स्थिति के कारण अपने एक जनजातीय समुदाय को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश की, है ना। तो कितनी बड़ी बात है। इन द्वीपीय देशों को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये द्वीपीय देश इसलिए ज्यादा चिंतित हैं क्योंकि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन के कारण जो समुद्री जल स्तर है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। जो समुद्री जल है उसमें अम्लीयता की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ रही है। गेटिंग इट और नॉट, तो ये सारी जो चुनौतियां हैं, इनका सबसे बड़ा जो प्रभाव है इन्हीं देशों पर तो पड़ने वाला है। सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं देशों पर और सबसे पहला प्रभाव इन्हीं देशों पर पड़ने वाला है। इसी कारण से इन सभी के द्वारा ये चिंता जाहिर की जा रही है। लेकिन विकसित देशों के द्वारा इस पूरे मामले में एक तरीके से नजरअंदाज करने वाला रवैया अपनाया गया है। गेटिंग इट और नॉट, ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें आगे हम लोग बात करें। शटल कूटनीति के बाद इस राशि को मंजूरी दी गई है। समझने वाली बात तो ये है कि भाई शटल कूटनीति के बाद में ये जो $300 बिलियन की राशि है इसे अप्रूव किया गया है। शटल कूटनीति का मतलब क्या हुआ भाई, आप बैडमिंटन खेलते होंगे तो एक तरफ से एक व्यक्ति, एक प्लेयर शॉट हिट करता होगा शटल को, दूसरी तरफ से दूसरा जो प्लेयर है वो हिट करता होगा शटल को, यानी कि एक पाले से दूसरे पाले में, दूसरे पाले से पहले पाले में, इस तरीके से जो ये शटल है इसको भेजा जाता है। कोई इसमें अंतिम निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता है।
कोई नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं होता है, और एक तरीके से इसी के कारण जो देरी है वह भी देखी गई है ना। तो यहां पर इसकी भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा बाकू टू बेलेम टू 1.3T रोड मैप को भी मंजूरी दी गई है। ये ध्यान रखिएगा, बाकू जो कि अजरबैजान की राजधानी है, जहां पर ये अभी COP29 सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके बाद अगले साल यानी कि 2025 में ब्राजील के बेलेम में COP30 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो इसी के कंटेक्स्ट में ये बातें कही गई हैं कि बाकू टू बेलेम टू 1.3 ट्रिलियन, यानी जिस 1.3 ट्रिलियन डॉलर की अपेक्षा इन विकासशील देशों, अल्प विकसित देशों, छोटे द्वीपीय देशों आदि के द्वारा की जा रही है, उसको लेकर के यहाँ पर ये बातें कही जा रही हैं कि देखिए हम इसको फुलफिल करेंगे, लेकिन इट विल टेक टाइम, है ना, समय लगेगा, और इसमें केवल और केवल विकसित देशों के द्वारा ही सहायता नहीं की जाएगी। ध्यान रखिएगा कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर की बात यहां पर कही गई है, लेकिन इस 1.3 ट्रिलियन डॉलर की पूर्ति करने में कई सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वह भी पार्टिसिपेट करेंगे। केवल विकसित देश ही इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। विकसित देशों के द्वारा तो बोल ही दिया गया कि हम 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा दे ही नहीं सकते हैं, हमारे यहाँ पर बहुत अधिक दिक्कतें चल रही हैं, राजनीतिक दबाव है, राजकोषीय दबाव है, ये सब बहाना उन लोगों ने कर दिया है ना। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अमेरिका जैसे देश, यूरोपियन यूनियन के देश, इन सभी के द्वारा इस मामले में एज सच कुछ भी पॉजिटिव स्टेप नहीं उठाया गया है। गेटिंग इट और नॉट? तो यहां पर इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इसमें NCQG को महत्व दिया गया है। NCQG का मतलब क्या होता है, और ये जो 300 बिलियन डॉलर की बात हम लोग बार बार कर रहे हैं वो दरअसल इसी के अंतर्गत शामिल है। इन NCQG को थोड़ा सा हम लोग समझ लें। इसका मतलब होता है दोस्तों न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, यानी कि इस गोल में क्या कुछ बातें कही गई हैं। पहली बात कही गई है कि इसे जो प्लेनरी सेशन यानी कि पूर्ण सत्र का आयोजन किया जाएगा, इस पूरे मामले पर जो अंतिम सहमति मिलेगी वहां पर इसे प्रस्तुत किया जाएगा, और नए वार्षिक वित्त का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया है, जिसमें 300 बिलियन डॉलर को लेकर के जो फाइनल अप्रूवल है वो इसके माध्यम से मिल रहा है। साथ ही इसका जो उद्देश्य है उसमें यह कहा जा रहा है कि GHG यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाले जो देश हैं उनको रियायत मिल सकती है, राहत मिल सकती है, उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है इस वित्तीयन के माध्यम से, और जो इसका प्रभाव है उसे भी कम किया जा सकता है। साथ ही वित्तीय सहायता तो मिल ही रही है, इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी और अधिक प्रोत्साहन मिल सकता है। जलवायु अनुकूल अवसंरचना के विकास में, उनके निर्माण में भी और अधिक प्रोत्साहन मिल सकता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर NCQG के कंटेक्स्ट में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और यहाँ पर एक पक्ष जो उभर रहा है दोस्तों वो ये कि अब डोनाल्ड ट्रंप जी 2025 से अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर सामने आएंगे। और आप सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार अपने स्तर पर कई सारे समूहों से पीछे हटने की कोशिश की थी अपने पहले कार्यकाल के दौरान में। अब ये देखने वाली बात होगी कि एट प्रेजेंट जो COP29 की बैठक में बातें कही गई हैं, जलवायु वित्तीयन को लेकर के जिस बात पर, जिस पक्ष को लेकर के, जिस राशि को लेकर के अंततः सहमति जताई गई है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्या कुछ नीतियां अपनाई जाती हैं, क्या वो इस मामले में अपना पक्ष और आगे बेहतर तरीके से रखेंगे या फिर वो विथड्रॉ कर लेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका है ना। तो यहां पर इस एंगल को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अभी जिस हिसाब से जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, चरम मौसमी घटनाएं, कहीं पर चक्रवात आ रहा है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कोई द्वीपीय देश जो है पेयजल के लिए लालायित हो रहा है, पेयजल उसको नहीं मिल पा रहा है, अनाज की कमी हो रही है। तो ऐसे में जो ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स कितने अधिक फ्रूटफुल होंगे ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि अपेक्षा ये की जा रही है कि इस राशि के इस्तेमाल से जलवायु परिवर्तन से निपटने में एक हद तक मदद मिलेगी। जो
जो ये चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ रोजगार को भी बढ़ावा देने में एक सपोर्ट मिल सकेगा, समर्थन मिल सकेगा। अब ये आगे देखने वाली बात होगी कि विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों के द्वारा जो डिमांड की जा रही है, इस डिमांड को लेकर के बाकी स्तर पर जो UNFCCC है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसके द्वारा क्या अपना अभिमत जताया जाता है, क्या इससे संबंधित और सकारात्मक पहलें की जाती हैं, ये आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। आज हम लोग इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। इसके जरिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि भारत के द्वारा और अन्य देशों के द्वारा क्यों विरोध किया गया, NCQG का मतलब क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और जो जलवायु वित्तीय से संबंधित एक एंगल है, इसमें क्या कुछ बातें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जाते जाते मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूं कि 25 नवंबर से सुबह में 8 बजे से एक P2I लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच की शुरुआत की जा रही है। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी सिविल सेवा परीक्षा को एक बेहतर मुकाम तक पहुंचाएं, एक अच्छी रैंक हासिल कर सकें, GS की तैयारी अच्छे से कर सकें, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इस कोर्स से जुड़ सकते हैं और इसके जरिए आप अपनी तैयारी को बेहतर आकार प्रदान कर सकते हैं। साथ ही यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप मुझसे इस मेल आईडी के जरिए संपर्क कर सकते हैं। ये मेल आईडी मेरा है dilip.kumar@studiiq.com। इसके माध्यम से आप अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। यदि आप मुझसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, और साथ ही आप इंस्टाग्राम के जरिए भी मुझसे जुड़ सकते हैं। आज की चर्चा दोस्तों अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।